लास्ट वीडियो में हमने एचआरएम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट थे उनको कवर किया। एचआरडी के सब सिस्टम से रिलेटेड कोर कंसेप्ट थे जो उनको कवर किया। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ एडल्ट लर्निंग के बारे में। और अगर आपको चाहिए कंप्लीट पीडीएफ मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी एबीएम का, तो जल्दी से सीआईबी अपडेट्स लिखेगा और व्हाट्सएप कर दे इस नंबर के ऊपर, दैट इज 8360944207 के ऊपर। आज का सेशन करते हैं जल्दी से स्टार्ट, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक भी किया हो, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। चलिए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहली जो थ्योरी हम कवर करने वाले हैं दैट इज नेटलर्स 3 लर्निंग थ्योरीज। ठीक है, तो नेटलर की जो 3 लर्निंग है उनके बारे में बात करने वाले, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ एडल्ट लर्निंग के बारे में, एंड दैट वाज गिवन बाय द लिंडमैन्स, राइट। तो लिंडमैन ने बेसिकली फर्स्ट इंस्टेंस दिया था जिन्होंने एडल्ट लर्निंग का पर्सपेक्टिव डिफाइन किया था, एंड इन्होंने एक टर्म डिफाइन करी थी दैट इज एंड्रोगॉजी, राइट। तो एंड्रोगॉजी को डिफाइन किया गया था, इसको कॉइन किया गया था ताकि एडल्ट लर्निंग प्रोसेस को चाइल्ड लर्निंग से अलग किया जाए। तो कंसेप्ट एंड्रोगॉजी का दिया था लिंडमैन ने। ठीक है, तो आप बस इस चीज का ध्यान रखेंगे। एंड फिर हम बात करने वाले हैं नेडलर की 3 लर्निंग थ्योरीज के बारे में। ठीक है, तो नेडलर ने बेसिकली क्या किया कि कैटेगराइज किया 3 सेट में। एक होता है मैकेनिस्टिक होता है, या फिर बिहेवियरिस्ट थ्योरी होती है। एंड ये थ्योरी जो होती है ये होल्ड करती है कि लर्नर जो होता है वो पैसिव स्टेज में होता है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यानी कि लर्निंग सिर्फ तब अकर होती है जब लर्नर ऐसी कंडीशन में हो जब उसे एक अधिकार दिया जाए कि वो गिवन इनपुट का एक रिस्पॉन्स दे पाए, यानी कि जब एक्टिव पोजीशन में होगा तब वो लर्निंग ज्यादा बेटर कर पाएगा। एंड लर्निंग जो होगी अगर वो पर्सन को रिप्लाई नहीं कर रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। सो दैट इज अ मैकेनिस्टिक या फिर बिहेवियरिस्ट इसने थ्योरी का नाम दिया है, नेडलर ने जो नाम दिया है, राइट। एंड इसमें यही कहा गया है कि लर्नर जो होता है वो पैसिव होता है, लर्निंग तब होगी जब एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा टू द गिवन इनपुट और सही रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। फिर दूसरी जो थ्योरीज दी गई हैं नेडलर के द्वारा दैट इज अ कॉग्निटिव थ्योरी, एंड ये बेस्ड है इस प्रोपोजिशन के ऊपर कि जो चीजें हैं जो डिस्टिंग्विश करती हैं ह्यूमन बीइंग को लिविंग बीइंग से, उसके ऊपर बेस्ड है कि जो लिविंग बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके पास तो ब्रेन है ह्यूमन बीइंग्स के पास, लेकिन लिविंग बीइंग के पास ब्रेन नहीं है जो सोचने की क्षमता रखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की क्षमता रखता है। ह्यूमन बीइंग्स के पास वो क्षमता अवेलेबल है। एंड जो पर्पस है लर्निंग का वो यही होना चाहिए कि हमने ब्रेन को सिखाना है कि क्रिटिकल थिंकिंग में लगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगे, तो उसे हमने दे दिया नाम कॉग्निटिव थ्योरी का। एंड जो थर्ड वन है दैट्स रिलेटेड टू ऑर्गेनिस्मिक और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। ठीक है, तो एक है मैकेनिस्टिक या बिहेवियरिस्ट थ्योरी कहते हैं, दूसरी है कॉग्निटिव, और थर्ड वन है ऑर्गेनिस्मिक और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी। और ये थ्योरी कहती है कि लर्निंग सिर्फ तब होती है जब लर्नर्स के पास फ्रीडम होगी सीखने की। सो इट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम टू लर्न, यानी कि अगर आपके पास सीखने की पूरी आज़ादी है, पर्टिकुलरली अपनी पर्सनल लाइफ सिचुएशन को लेकर के जो आप सीखना चाहते हो, तभी आप लर्निंग कर पाते हो। जो पर्पस होता है लर्निंग का वो ये होता है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने यूनिक पोटेंशियल को पहचाने, वो इंकरेज रहे कि हाँ वो ऐसा चीज करना चाहता है, राइट। सो दैट इज हाउ द लर्निंग डज हैपन एज पर द नेडलर। अब मैंने आपको बता दिया कि मैकेनिस्टिक के केस में क्या होता है कि कोर प्रिंसिपल रहता है कि लर्निंग वैसे तो पैसिव होती है, एक्टिव तब होगी जब एक राइट रिस्पॉन्स दिया जाएगा टू द गिवन इनपुट। सो फोकस जो रहता है वो आपका ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स एंड रीइंफोर्समेंट के ऊपर रहता है इन केस ऑफ द मैकेनिस्ट थ्योरी, या फिर इसको हम बिहेवियरिस्ट थ्योरी भी कहते हैं। दूसरी है कॉग्निटिव थ्योरी, जहां पर यही कहा गया है कि ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स सोचते हैं, उनके पास ब्रेन है, तो लर्निंग भी तभी होगी जब आप ब्रेन को थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लगाओगे। एंड थर्ड वन है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, यानी कि लर्निंग सिर्फ तब होगी जब पूरी फ्रीडम दी जाएगी कि भाई आप सीख सकते हो अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से, तो कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए ताकि आप अपना यूनिक पोटेंशियल जो है उसे डेवलप कर पाओ, राइट। फिर बात आती है रिलेटेड टू की वेरिएबल्स क्या है टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस में। लेट्स हैव अ लुक एट इट। एंड ये जो वेरिएबल्स दिए गए थे दीज वर गिवन बाय डिसेंजो एंड रॉबिन्स। तो डिसेंजो एंड रॉबिन्स ने इन की फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया था। देखो, इन्होंने बोला कि लर्निंग जो होती है ना
वो इन्हांस होती है जब लर्नर मोटिवेटेड होगा। यानी कि अगर लर्नर मोटिवेटेड है तो लर्निंग ज्यादा बेटर वे में हो पाएगी। लर्निंग में जो एक्सपीरियंस है उसको इस तरह से बनाना कि पर्सन मोटिवेटेड है, उसके पीछे कुछ डिजायर होना चाहिए कि क्यों लर्न करना है। एंड लर्निंग में फीडबैक चाहिए, और फीडबैक क्यों चाहिए, तभी इम्प्रोवाइजेशन हो पाएगी। सो लर्निंग रिक्वायर्स फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, यानी कि अगर बार बार आप चीज को करते रहते हो, अगर लर्नड बिहेवियर आपका और ज्यादा क्या हो जाता है, रिपीट होता रहता है, तो फिर उससे आप बेसिकली अच्छे से सीख पाते हो। सो रीइंफोर्समेंट डेफिनेटली मैटर करती है। तभी मैं आपको कहता हूं कि बार बार एक गो थ्रू जरूर करें, वीडियोस को गो थ्रू करने के बाद पीडीएफ को गो थ्रू करें, ताकि आपकी लर्निंग एक सॉलिड प्रूफ लर्निंग बन जाए। एंड प्रैक्टिस जो होती है वो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है, दैट इज अ फोर्थ पार्ट। एंड फर्दर, अब जो लर्निंग आपने करी है ना, उसको ट्रांसफर जरूर करो अपनी जॉब के ऊपर, यानी कि उसे इंप्लीमेंट करो अपनी जॉब में, ठीक है। तो ये चीजें होनी जरूरी है, एंड दीज वर गिवन बाय द डिसेंजो एंड रॉबिन्स। एंड फर्दर इसके बाद बात आती है सिस्टमेटिक अप्रोच क्या होना चाहिए ट्रेनिंग को लेकर के। पहली चीज होती है कि भाई आप अपनी ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करो, उनको एनालाइज करना जरूरी है। सेकंड स्टेप है प्लान करो कि प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान क्या रहेगा, क्या क्या चीजें सीखोगे। जो प्रोग्राम है उसका डिजाइन, टारगेट, सीक्वेंस, मेथोडोलॉजी, उसको डिजाइन करो। एंड फर्दर इवेल्युएट करो कि जो प्लान आपका ट्रेनिंग कर रहा है वो कैसा रहा है, उसके फीडबैक क्या है। एंड फर्दर इफ यू नीड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द ट्रेनर्स, राइट, तो उसके हिसाब से आप उनको ट्रेन कर सकते हो, राइट। सो दैट्स द सिस्टमेटिक अप्रोच टू द ट्रेनिंग। नाउ इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स रिलेटेड टू द एटीट्यूड डेवलपमेंट, राइट। तो एटीट्यूड जो होता है ना, वो बेसिकली होता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, राइट, पर्टिकुलर मैनर में, डिफरेंट सिचुएशंस में आप किस तरह से फील करते हो या किस तरह से बिहेव करते हो। यानी कि पर्सन ए है, वो एक सिचुएशन में एक तरह से डील कर रहा है, दूसरी सिचुएशन में दूसरी तरह से, तीसरी तरह से। दैट इज द पर्सनस एटीट्यूड। वो होता है परसिस्टेंट टेंडेंसी कि आप किस तरह से फील कर रहे हो, किस तरह से बिहेव कर रहे हो पर्टिकुलर मैनर में, डिफरेंट सिचुएशंस में। वो होता है एटीट्यूड। एंड इसके तीन कंपोनेंट होते हैं, वन इट इज इमोशनल, दूसरा होता है इंफॉर्मेशनल, एंड थर्ड होता है बिहेवियरल, ठीक है। तो तीन कंपोनेंट होते हैं किसके, एटीट्यूड के। पहला होता है इमोशनल कंपोनेंट, सेकेंड जो है दैट्स रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट, एंड थर्ड जो है वो है बिहेवियरल कंपोनेंट। इमोशनल कंपोनेंट जो होता है दैट बेसिकली इन्वॉल्व्स की पर्सन कैसा फील करता है, पर्सन पॉजिटिव फील करता है या फिर पर्सन नेगेटिव फील करता है। और इंफॉर्मेशन कंपोनेंट होता है कोई विश्वास किसी चीज से जुड़ा हुआ, किसी लेट से बिलीफ है जो आपने किसी चीज के ऊपर पाली, आपका इंफॉर्मेशन से आप जो आपने गेन करी उसके बेस पर या ओपिनियन के बेस पर, दैट इज द इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट। एंड बिहेवियरल कंपोनेंट होता है कि टेंडेंसी, कि आप किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर के आपकी क्या टेंडेंसी है किसी चीज को लेकर के बिहेव करने की, दैट इज अ बिहेवियरल कंपोनेंट, राइट। तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एटीट्यूड, राइट। नाउ देखो, आपका जो वर्क प्लेस है ना, उसके ऊपर एटीट्यूड का बहुत इंपैक्ट पड़ता है, राइट। देयर इज सो मच इंपैक्ट ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं जिनको मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया, बता दिया है। इमोशन इज जस्ट अबाउट कि आप पॉजिटिव फील करें या नेगेटिव फील करें। इन्फॉर्मेशन इज अबाउट आपकी ओपिनियंस क्या हैं, एंड फर्दर आपके पास क्या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एंड आप किस तरह से किसी चीज को लेकर के बिहेव करते हो, दैट इज अ बिहेवियरल कंपोनेंट, ठीक है। फिर बात आती है कि सिग्निफिकेंस क्या है एटीट्यूड का किसी वर्क प्लेस के ऊपर, तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अब इसमें क्या है कि मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं याद रखने के लिए, दैट इज एडजस्टिंग ईगो वैल्यूज विद नॉलेज, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना, दैट इज एडजस्टिंग ईगो वैल्यूज विद नॉलेज। तो ये आपके पास सिग्निफिकेंस है एटीट्यूड का वर्क प्लेस पर, जिसमें आएगा एडजस्टमेंट फंक्शन, ईगो डिफेंसिव फंक्शन, एंड वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन, एंड नॉलेज फंक्शन, ठीक है। तो ये चार चीजें आती हैं जो सिग्निफिकेंस के बारे में बताती हैं। एडजस्टमेंट फंक्शन बेसिकली हेल्प करता है पर्सन को कि वर्क एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करो, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट। ईगो डिफेंसिव फंक्शन जो होता है वो हेल्प करता है पर्सन को कि अपनी सेल्फ इमेज को आप डिफेंड कर पाओ। यानी कि हम कहते हैं ना कि पर्सन में बहुत ईगो है, बट वो आपकी सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको बढ़िया रहता है, अच्छा रहता है। ओवर ईगोइस्टिक होना अलग बात है, लेकिन
अगर आप में थोड़ा ईगो है तो अच्छी बात है। फिर वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन जो होता है राइट पर्सन के साथ, वो बेसिकली होता है कि आप कैसे एक्सप्रेस करते हो वैल्यू को, राइट उसके बिहाफ पर है, यानी कि बेसिकली इट्स रिलेटेड टू प्रोवाइड्स बेसिस फॉर द एक्सप्रेसिंग द वैल्यू, कितनी वैल्यू किस चीज को देते हो आप उसके ऊपर बेस्ड है। एंड नॉलेज फंक्शन बेसिकली हेल्प करता है पर्सन को कि वो ऑर्गेनाइज कैसे करेगा एंड आसपास की चीजों को किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है उसके बारे में, किस तरह से उसके पास नॉलेज है उसके बारे में। तो एटीट्यूड में 3 कंपोनेंट है एंड वो 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं? दोज आर इमोशनल कंपोनेंट, इन्फॉर्मेशनल कंपोनेंट एंड द बिहेवियरल कंपोनेंट। और सिग्निफिकेंस की बात करें तो एडजस्टमेंट फंक्शन है, ईगो डिफेंसिव फंक्शन है, वैल्यू एक्सप्रेशन फंक्शन है एंड नॉलेज फंक्शन है। ठीक है जी। फिर बात आती है कि क्या एटीट्यूड को चेंज किया जा सकता है? यस, डिफिकल्ट होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। कुछ एक बैरियर्स हैं, ठीक है, बैरियर्स होते हैं एंड बैरियर्स वो कौन कौन से हैं? बैरियर्स आर प्रायर कमिटमेंट्स, आपको पहले किसी चीज का पता है, या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, राइट। लेकिन इन बैरियर्स को ओवरकम किया जा सकता है नई इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हो, या फिर पर्सन के माइंड में जो एक बिलीफ है, ओपिनियन है, उनको रिजॉल्व करते हुए आप पर्सन का एटीट्यूड चेंज कर सकते हो। दैट कैन बी डन। फिर बात आती है करियर पाथ प्लानिंग को लेकर के, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कई टॉपिक्स होते हैं ना जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वन ऑफ इट, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। करियर चैलेंज क्या होता है? देखो, जब आप इनिशियल आपकी एक्साइटमेंट जॉब की होती है, राइट, उसके बाद इंडिविजुअल का इंटरेस्ट धीरे धीरे जॉब में खत्म होना शुरू हो जाता है। लाइक आपको जब जॉब जब तक नहीं मिली थी, बहुत इंटरेस्ट होता है कि मैं वो जॉब में जाऊंगा तो ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, एंड लेट से 6 महीने, साल, 2 साल हो गए, आपकी जो एक इनिशियल आपका चेज था ना जॉब को लेकर के, वो खत्म हो जाता है कि आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है। एंड अब आप चाहते हो कुछ एक चेंजेस हो या कुछ चीजें एडवांस हो जॉब में, एक टाइम बाउंड मैनर में, नहीं तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे बहुत ज्यादा। एंड इसी को हम क्या कहते हैं? वी से टू बी करियर पाथ प्लानिंग कहते हैं। अब होता क्या है? देर आर लाइफ स्टेजेस, देर आर लाइफ स्टेजेस, एंड ये जो फ्रेमवर्क दिया गया था ना लाइफ स्टेजेस से रिलेटेड, वो दिया गया था एरिक एरिक्सन के द्वारा। तो एरिक एरिक्सन गेव द फ्रेमवर्क लाइफ स्टेजेस थ्योरी, और इन्होंने क्या किया कि पूरी की पूरी जो लाइफ स्टेज है ना जॉब में, उसको 8 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। किसमें? टोटल 8 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया था। अब इसमें से 4 स्टेजेस जो थी वो चाइल्डहुड को लेकर के थी, और 4 स्टेजेस जो थी वो एडल्टहुड को लेकर के थी। अब देखो, अगर आपने इंडिविजुअल को बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल करियर्स में समझना है, तो वो चाइल्डहुड वाली तो बेनिफिशियल है नहीं। तो लाइफ स्टेजेस में टोटल 8 स्टेजेस थी, 4 थी चाइल्डहुड को लेकर के, राइट, और 4 थी एडल्टहुड को लेकर के, एडल्टहुड को लेकर के। अब ये चाइल्डहुड वाली तो कोई बेनिफिशियल नहीं है, तो इनको तो हम कवर नहीं करने वाले इस पार्ट में। एंड सिर्फ और सिर्फ जो बेनिफिशियल है वो है एडल्टहुड वाली, तो उन्हीं को कवर करेंगे। ठीक है, तो पहली जो स्टेज है दैट्स द एडोलसेंस स्टेज। क्या है? एडोलसेंस स्टेज है। अब इस स्टेज में क्या होता है कि इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो होता है कि आपने अपनी ईगो आइडेंटिटी को अचीव करना है, यानी कि आप खुद को जानने पहचानने की कोशिश कर रहे होते हो, एंड कि दूसरे पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आप उस असेसमेंट को, अपनी आइडेंटिटी को असेस करने की कोशिश करते हो। दैट्स द एडोलसेंस स्टेज। ठीक है, फिर सेकेंड स्टेज आती है यंग एडल्टहुड स्टेज। ठीक है, तो यंग एडल्टहुड स्टेज में क्या होता है? जब आप रिलेशनशिप्स बनाने, डेवलप करने स्टार्ट करते हो इंडिविजुअल्स के साथ, आप किसी ग्रुप में आते हो या ऑक्यूपेशन में आते हो, दैट इज अ यंग एडल्टहुड। और फिर आती है थर्ड स्टेज, दैट इज द एडल्टहुड स्टेज। ठीक है, यंग एडल्टहुड के बाद एडल्टहुड स्टेज आती है, जहां पर आप अगली जनरेशन को तैयार करना स्टार्ट करते हो, उनको गाइड करना स्टार्ट करते हो। यानी कि इस तरह से मानो, पहले आपकी जॉब नहीं लगी थी, अब आपकी जॉब लग गई है। ठीक है, आपने आइडेंटिटी को अपने पहचान लिया है, और अब आप ग्रुप में आ रहे हो, लाइक आपके कलीग्स हैं, आपके पीयर्स हैं, आपके सीनियर्स हैं, जूनियर्स हैं। ठीक है, आप उनसे बातचीत करते हो, और फिर एक ऐसी स्टेज आती है एडल्टहुड में जब आपके जूनियर्स हैं अब, और आप मैनेजर हो, और आप उनको सिखाने की कोशिश करते हो। अब इस स्टेज में आप अपनी नॉलेज को, वैल्यूज को आगे पहुंचाते टू द यंग कलीग्स। एंड फिर थर्ड स्टेज के बाद आती है फोर्थ स्टेज, दैट्स रिलेटेड टू मैच्योरिटी। जैसे आप अब रिटायरमेंट के पास हो, अब इस स्टेज में आप ईगो इंटेग्रिटी को अचीव कर लेते हो। बेसिकली आप देखते हो कि आपकी लाइफ मीनिंगफुल रही है, सेटिस्फाइंग रही है, उसके बारे में, राइट। सो दैट्स अबाउट द 4 स्टेजेस, और लाइफ स्टेजेस थ्योरी है, दिस इज गिवन बाय द एरिक एरिक्सन। फिर उसके बाद बात आती है रिलेटेड टू द, ये स्टेजेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अब इसमें ईगो आइडेंटिटी को अचीव करते हो, दैट्स द एडोलसेंस स्टेज, पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज है यंग एडल्टहुड स्टेज, और थर्ड स्टेज है एडल्टहुड स्टेज, जब आप मेंटर बन जाते हो, आगे चीज़ों को पास ऑन करते हो। फिर फोर्थ स्टेज है कि आप एक
ईगो इंटीग्रिटी स्टेज को अचीव कर लेते हो कि आपकी लाइफ कितनी मीनिंगफुल रही है, सेटिस्फाइंग रही है, देन एक मॉडल है दैट वाज गिवन बाय द लेविंसन्स एंड हिज कलीग्स, राइट। और इन्होंने करियर ट्रांजिशन को लेकर के अपनी थ्योरीज दी थी, ठीक है। ट्रांजिशन के आप अर्ली एडल्टहुड से लेट एडल्टहुड तक पहुंचते हो तो क्या आपकी स्टेजेस होती है, लाइक आप जॉब में जाते हो तो जॉब में जाते ही थोड़ा ना फिर मेंटर बन जाते हो, कुछ एक स्टेजेस आती हैं, राइट, उसके बारे में इन्होंने बताया था। एंड ये जो स्टेजेस है दीज आर, एक आपके पास होती है टोटल 4 स्टेजेस है, ठीक है। एंड द फर्स्ट वन इट इज अप्रेंटिस। अप्रेंटिस होता है जब आपने जस्ट अपना करियर स्टार्ट करा, राइट, यू जस्ट स्टार्टेड द करियर। इंडिविजुअल रूटीन वर्क के लिए आप जाते हो, सुपरविजन आपको, सुपरवाइजर जो होता है आपको मेंटर करता है, आपको सीखने में मदद करता है। एंड फिर आप अप्रेंटिस के बाद बन जाते हो कलीग। अब आप इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन दे रहे हो कंपनी में अपना, आप सीख चुके हो काम को, राइट, लेकिन अभी भी सबऑर्डिनेट रोल में हो, अभी भी सीनियर मोड में नहीं हो आपकी, लेकिन डिपेंडेंसी जो है सुपीरियर्स के ऊपर अब वो कम हो गई है, पहले ज्यादा होती थी। फिर थर्ड स्टेज में आप बन जाते हो मेंटर। अब आप आ गए हो सिखाने की स्टेज में, कॉम्प्लेक्स चीजों को कर रहे हो, इंडिविजुअल अपने आइडियाज डेवलप कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, राइट। एंड फिर आप बन जाते हो मैनेजमेंट का पार्ट, यानी कि अब आपका जो पर्सपेक्टिव है वो ब्रॉडन हो गया है, अब आप टॉप मैनेजमेंट का एक पार्ट ऑलरेडी बन चुके हो। तो ये जो चीजें बताई गई थी ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है, कि अर्ली एडल्टहुड से लेट एडल्टहुड में कैसे जाओगे, राइट। सो इट्स अबाउट द अर्ली टू लेट एडल्टहुड के बारे में बताया गया था। एंड दिस वाज गिवन बाय लेविंसन एंड हिज कलीग्स। नाउ यही स्टेज मैंने आपको बताई है कि आपकी बिगिनिंग स्टेज है, दैट्स अबाउट द अप्रेंटिस स्टेज। फिर करियर पैटर्न्स हैं आपके पास, अलग अलग होते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि क्या क्या करियर पैटर्न्स हैं। अब इसमें भी आपके पास डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, लाइक करियर पैटर्न से रिलेटेड थ्योरीज हैं, उनको हम गो थ्रू कर लेते हैं एक बार, ठीक है। बट इनको हम गो थ्रू करेंगे अगले वीडियो में, राइट, नॉट इन दिस वीडियो, अगले पार्ट में कवर कर लेंगे। सो मेक श्योर करो कि अगर आपको कंप्लीट कोर्स चाहिए, वीडियो चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए, तो जल्दी से लिखना है CAIIB अपडेट्स, और वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। इसका पहले पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने गो थ्रू नहीं किया अभी तक फटाफट से गो थ्रू कर लीजिए। एंड 8 आपको CIB अपडेट्स लिख करके व्हाट्सएप कर देना टू द नंबर 8360944207 के ऊपर, एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।